जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और आप लोग जानते ही हैं कि अब एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं और आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है। तो इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं इनसाइड दिस लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात तंत्र, जिसको परिवहन तंत्र भी कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां, फॉरेस्ट मूवमेंट, क्योंकि उत्तराखंड में वन संपदा को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, वे पढ़ने बहुत जरूरी हैं। नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के बारे में। जनगणना 2011 वाली, सेंसस 2011, डेमोग्राफी भी कहते हैं इसकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी जो इसके रिलेटेड होंगे वे। मिनरल रिसोर्सेज यानी कि जो खनिज संपदा है उनके बारे में उत्तराखंड में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, लैंड का क्लासिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल हैजार्ड्स और उससे निपटने के लिए जो उपाय हैं जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उन सब टॉपिक्स के बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, देखते रहिए। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये टॉपिक्स जो 12 आपके सामने लिखे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक, देखते जाइए कैसे। तो सीधे उतरते हैं किसमें, सबसे पहले वाले टॉपिक में, परिवहन तंत्र अर्थात ट्रांसपोर्टेशन में। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहां पर रेलवे का स्कोप उतना अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि कुमाऊं वाला पार्ट में जो नैनीताल जिला है, वो ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून तक रेलवे लाइन पहुंचाई गई है। तो सीमित ही सही, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देहरादून वाला जो रीजन है वो काफी लंबे समय से ही भारत के बड़े शहरों से रेल से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि गढ़वाल इस मामले में ज्यादा ट्रेन्स रिसीव करता है और भेजता है, ठीक है, कुमाऊं की तुलना में। तो फिलहाल सबसे पहले हम देख लेते हैं सड़क यातायात अर्थात सड़क परिवहन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये कह सकते हैं कि माध्यम है किस चीज का, यातायात का। तो उत्तराखंड राज्य में रेल सुविधा की सीमितता के कारण सड़क परिवहन यात्री माल भाड़े के यातायात का मुख्य साधन है। सही बात हो गई। राज्य में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 47,000 किलोमीटर, नोट करेंगे। तथा प्रति लाख आबादी पर 428 किलोमीटर की सड़कें निर्मित है। ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साबित होंगे इस लेक्चर में और आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। राज्य में ऑन रोड पंजीकृत वाहनों की संख्या जो है दिसंबर 2020 से 20 तक कितनी थी? 30.96 लाख। निर्मित सड़कों की कुल लंबाई तथा प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार सड़कों की लंबाई में उत्तराखंड राज्य की स्थिति पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से बेहतर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो पूरी तरीके से क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। वहां पर इतना प्लेन्स भी नहीं है जितना कि आपको उत्तराखंड वाले इलाके में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में वर्तमान 2954 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नोट करेंगे इसको, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास रोड सम्मिलित है, ठीक है। तो ये सारे कुछ यूजफुल फैक्ट्स हैं किसके, जो सड़क यातायात है उत्तराखंड का, उससे। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक 37,319 किलोमीटर वाहन चलने योग्य सड़कों का निर्माण कर लिया गया है। सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 58 और 72A। अगर आपके सामने मैप है इस लेक्चर को सुनते समय, तो जरा लोकेट करिए कि नेशनल हाईवे 58 और 72A कहाँ पर है, आपके मैप में होगा। मैं चाहूंगा कि आप मैप देखें इसका, ठीक है। सड़क परिवहन चालक परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में, पौड़ी में, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में है, इंपॉर्टेंट। प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक सड़कें टिहरी तथा अल्मोड़ा जिले में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे कम हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर तथा
बागेश्वर में है। प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टिहरी और अल्मोड़ा जिले में, जबकि सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा बागेश्वर में। दूसरी ओर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें देहरादून, उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार जिले में है। सबसे कम उत्तरकाशी, चमोली तथा बागेश्वर जिले में है। ठीक है, लाख के मामले में ये फैक्ट है और 1000 वर्ग किलोमीटर के मामले में ये वाला फैक्ट है। दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य के 3 जिले यथा देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में राज्य की कुल आबादी का 52% निवास करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तथा कुल पंजीकृत ऑन रोड वाहनों का 77.68% वाहन इन्हीं 3 जिलों से है। ठीक है, तो देखिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाले जिले हैं और आबादी भी इनकी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। परंतु राज्य में निर्मित सड़क लंबाई का मात्र 42.43% ही इन जिलों में है सड़कों का, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्वेश्चन भी देखिए डायरेक्टली आ जाता है। डायरेक्टली, मैं रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर स्थित है, ऋषिकेश एवं बद्रीनाथ 58 पर स्थित है, केदारनाथ 109 में स्थित है। इसको अभी इसी वक्त याद कीजिए, इसी वक्त याद करना है आपको। हरिद्वार 108 में, गंगोत्री 94 में, ऋषिकेश और बद्रीनाथ 58 में और केदारनाथ 109 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी वक्त याद करिए इसको बैठे बैठे। ठीक है, उत्तराखंड में परिवहन निगम 3 डिविजनल कार्यालय तथा 20 डिपो के साथ यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधा प्रदान करता है। यानी उत्तराखंड परिवहन निगम की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान में राज्य परिवहन निगम की 1388 बसों में से 644 बसें पर्वतीय तथा 744 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। ये आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ बसेस के बारे में हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि इस समय क्या है रिकॉर्ड करते समय। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा हिसाब मान के चलिए कि इतनी बसेस पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में चलती हैं। तो ये तो रही किसकी बात, राजमार्ग की बात है और सड़कों की बात। इसी तरीके से सरकार के अलावा यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट यूनियंस हैं, एक का नाम है केमू और एक का नाम है जीमू। ठीक है, आप हो सके तो इसके बारे में जरा पता लगाइएगा। केमू कुमाऊं मोटर ओनर्स लिमिटेड और जीमू गढ़वाल मोटर ओनर्स लिमिटेड, ये प्राइवेट हैं और इनका भी अच्छा खासा नेटवर्क है। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी इंपॉर्टेंट सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी बसेस छोटे आकार की होती हैं, पर्वतीय मार्ग को ध्यान में रख के बनाई गई हैं और आज से नहीं बहुत पहले से बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही हैं यातायात में, केमू और जीमू। हो सके तो इसके बारे में आप देखिएगा। अब बात करते हैं रेल परिवहन का, यानी कि रेलवे नेटवर्क्स का। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड में रेलवे का विकास जाहिर सी बात है कि कम ही हुआ होगा। राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई 344 किलोमीटर ही है। ठीक, राज्य में 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 27.45 किलोमीटर लंबाई की देवबंद रुड़की रेलवे लाइन तथा चारधाम रेलवे परियोजना का कार्य अभी भी जारी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पढ़ना होगा और इस परियोजना का नाम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच ब्रॉडगेज, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है रेल्स के बीच की, ट्रैक की 1676 मिलीमीटर। ठीक है, रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजना है, काफी बड़ी परियोजना है। यह रेल लाइन 5 जिलों, ये देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं एग्जाम में, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेंगी। 5 जिलों में ये शहर हैं, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग। याद रखना। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 16,216 करोड़ रुपए। 105.47 किलोमीटर रेलवे लाइन भूमिगत होगी। परियोजना के अंतर्गत 16 पुल और 17 सुरंगें होंगी इस रेलवे लाइन में। ठीक है,
इस रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश तथा कर्णप्रयाग कुल 12 रेलवे स्टेशन के बीच 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा ध्यान से देखें, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश जो रेलवे लाइन है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार धाम रेलवे की। चार धाम रेलवे, भारत के उत्तर में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में स्थित चार धाम रेल परियोजना में कुल 327 किलोमीटर लंबाई वाली 4 अलग अलग रेल लाइन शामिल हैं। ये रेल लाइन देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों से जुड़ेंगी, जो हिंदू धर्म के 4 पवित्र मंदिर हैं। इतनी ऊंचाई पर रेलवे को पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर रेलवे को पहुंचाया जा रहा है। क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये मेरा खाली सवाल है। प्रस्तावित नई रेल परियोजना का उद्देश्य चीन की सीमा के निकट स्थित पवित्र मंदिरों को तीर्थयात्रियों का आरामदायक और सुरक्षित परिवहन, नए व्यापारिक केंद्रों से कनेक्ट करना और पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के अलावा क्षेत्र में रहने वाले आबादी को सेवा प्रदान करना भी है। यही इसका क्या है, उद्देश्य है जी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे रेलवे से संबंधित। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत ये जिले रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में राज्य में रेलपथ की सर्वाधिक लंबाई हरिद्वार में है और सबसे कम पौड़ी में है। पहली रेल लाइन 1884 में रायपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था। काठगोदाम तक रेलवे लाइन आई थी, लेकिन रायपुर से नहीं आई थी। इस फैक्ट को मैं थोड़ा सा गलत मानता हूं। काठगोदाम तक आई थी, इतना मान के चलेंगे। काठ गोदाम का मतलब जान लीजिए। काठ का मतलब होता है लकड़ी, और गोदाम तो आप जानते ही हैं कि गोडाउन होता है। काठ अर्थात लकड़ी का गोदाम। लकड़ी कहां से आती थी? पहाड़ से। कैसे आती थी? नदियों से बहते हुए। किस काम आती थी? रेलवे स्लीपर्स को बनाने के लिए, ठीक है। नदी जब पहुंचती होगी काठगोदाम के पास जहां आज है, तो वहां पर नदी की रफ्तार कम हो जाती होगी और ये लकड़ी कहां पहुंचा दी जाती होगी? एक खास गोदाम में। इसीलिए नाम पड़ा क्या? काठगोदाम। ये सब ब्रिटिश पीरियड का काम है। हरिद्वार देहरादून रेलपथ राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य में बड़ी लाइन के टर्मिनल स्टेशन कौन से हैं? काठगोदाम, कोटद्वार तथा छोटी रेल लाइन का है टर्मिनल टनकपुर, ठीक है। धीरे धीरे छोटी लाइन का नेटवर्क आप देख ही रहे हैं समाप्त किया जा रहा है, ताकि छोटे क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा सके। ब्रॉड लाइन और डबल ट्रैक। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। उत्तराखंड में 5 एयरपोर्ट विद्यमान है। चिन्याली सैंड उत्तरकाशी में, नैनी सैनी पिथौरागढ़, गौचर चमोली में, पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में। जाहिर सी बात है कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त जॉली ग्रांट वाला ही होगा, क्योंकि वो उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड को टूरिस्ट स्टेट के रूप में अगर विकसित करना है, तो इन सेवाओं को थोड़ा सरकार को बढ़ाना होगा। तभी यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं ना बीच बीच में कि बॉलीवुड में पिक्चर शूटिंग करने की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं उत्तराखंड में, तो जब तक एयर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उत्तराखंड में सबसे लंबा रनवे दून हवाई अड्डे का है और सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में। कुल 54 हेलीपैड भी हैं। चलिए, उत्तराखंड में पहली बार हेली सेवा 16 मई 2003 को अगस्त्य मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, पहली हेली सेवा कहाँ से कहाँ शुरू करी गई थी, ठीक है। और अपने पुराने लेक्चर में मैंने ग्रायोकॉप्टर के बारे में ही बताया था आपको। ये क्या है जरा मुझे बताइएगा। ग्रायोकॉप्टर सेवा किस चीज के लिए है, ठीक है, ग्रायोकॉप्टर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो प्योरली ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी का, और इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पति, ठीक। यानी कि हमको किस प्रकार के वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है और इस क्षेत्र की विशाल संपदा भी है, नो डाउट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उत्तराखंड का वन और वृक्ष आवरण देखिए कितना है। पूरा जो उत्तराखंड है उसका 71.05% अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे, इतना परसेंट है।
जो राष्ट्रीय वन नीति के मापदंडों से 60% अधिक है। राष्ट्रीय वन नीति के मापदंड क्या कहते हैं? कम से कम 33% कवरेज होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा है। 3 मुख्य कारक हैं जो क्षेत्र को वनस्पति की व्यापक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। वायुमंडलीय कारक यानी कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स कह सकते हैं, एडैफिक कारक और जैविक कारक, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ता है और जलवायु कारकों के कारण एक निश्चित ऊंचाई के बाद वह घटने लगता है। यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, भाई फॉरेस्ट की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? होने वाली बारिश पे, यानी कि मॉइस्चर जितना होगा, जितनी गर्मी होगी, उतना ही फलेगा फूलेगा कौन? पेड़ पौधा। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? इसमें कमी आती है। जब कमी आएगी तो हम देखेंगे कि जो इसकी जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की, वो लगातार क्या होगी? घटेगी। ये बात आप जानते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। ये जो कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, इसको मैं इंग्लिश में भी लिखते हुए और बताते हुए चलूंगा आपको। सबसे पहले लिखा है इसमें पर्वतीय शीतोष्ण वन। इसको कहेंगे इंग्लिश में, इसको कह देंगे इंग्लिश में क्या? मोंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या कहेंगे? मोंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। किसको? पर्वतीय शीतोष्ण वन को। कहां तक मिलेंगे? 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वन कौन से कहलाते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन। निचले भागों में चीड़। अब देखिए, मैं एक पहाड़ बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है और यहां से लेकर यहां तक क्षेत्र की बात हो रही है, तो उसकी निचली वाली हाइट में कौन से पेड़ मिलेंगे? चीड़। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, चीड़ गायब, देवदार शुरू, और कुछ हाइट तक देवदार और चीड़ एक साथ मिलेंगे। हम उसको मिक्स फॉरेस्ट कह सकते हैं। लेकिन एक खास ऊंचाई के बाद चीड़ गायब हो जाएगा, यानी कि पाइन ट्रीज आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिखाई देगा? देवदार दिखाई देगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ है। आप समझ रहे होंगे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ ना कि दक्षिणी ढालों पर बाज की प्रधानता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ है ना, ये एक 3 डायमेंशनल फीचर है। ये एक 3 डायमेंशनल फीचर है, पिरामिड का जैसा। हो सकता है कि इसकी ये ढाल दक्षिणी ढाल हो, ये पूर्वी ढाल हो, ये उत्तरी ढाल हो, वो पूर्वी ढाल हो, कुछ इस तरीके से। तो पहाड़ को आप एक 2 डायमेंशनल फिगर मत मानिए, एक 3 डायमेंशनल फिगर मानेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इस वाले भाग में वर्षा कम होती हो, क्योंकि वो वाला इलाका किस में आ सकता है? रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में आ सकता है। रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में आ सकता है भाई। तो रेन फॉरेस्ट वाला इलाका क्या होगा? बहुत कम वर्षा ग्रहण करेगा। कम वर्षा ग्रहण करेगा तो दूसरे प्रकार की वनस्पति उगेगी, समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उन बातों को समझिए। तो देखिए, स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार तथा साइप्रस, ये सारे वेजिटेशंस के नाम हैं। इस ऊंचाई पर उगते हैं। ये कहने का मतलब क्या था? निचले भागों में चीड़, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे ये सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। दक्षिणी ढालों पर ओक की प्रधानता है। ठीक है, पॉपुलर, बर्च, ब्लू पाइन के वृक्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं। ओक की 3 प्रजातियां, बाज, मोरू और खरसू, इस हाइट में पाई जाती है। तो ये तो रहा पहला क्लासिफिकेशन किसका? फॉरेस्ट का, जिसका नाम था मोंटेन फॉरेस्ट टेम्परेट। उप अल्पाइन एंड अल्पाइन, ये एक इंग्लिश वर्ड ही है, यानी कि सब अल्पाइन और अल्पाइन रीजन। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर किसकी प्रधानता मिलेगी? कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ भी टिके रहते हैं, अर्थात उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उस टेम्परेचर को भी क्या कर रहे होंगे? टॉलरेट कर रहे होंगे। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार काफी ऊंचाई तक मिलता है। बर्च, ये सब क्या है? यहाँ के प्रमुख फॉरेस्ट, प्रमुख क्या है? वेजिटेशंस हैं इस हाइट के पास। बुरांस तथा कंपानुलाटस अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं पेड़ों की। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं तथा कच्चे भी जल जाते हैं, ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं एल्पाइन बुशेस और मीडोज की। तो पहाड़ की उस हाइट पर जो आपको मैदान जैसी आकृति दिखती है उसको हम कहते हैं मीडोज, MEADOW
और यहाँ लोकल भाषा में कहा जाता है इनको बुग्याल कहते हैं। तो ये वनस्पतियां कहाँ उग रही हैं? 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे। झाड़ियों के साथ साथ एल्पाइन वनस्पतियां भी बिखरे रूप में पाई जाती हैं। इन ऊंचाइयों पर देखिए ज्यूनिपर, विलो, रेब्स आदि प्रमुख रूप से उगते हैं, जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार, मीडोज, एल्पाइन पेस्चर। एल्पाइन पेस्चर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन प्लीज कोऑपरेट करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो समझ में ना आए, बात समझने आने जैसी है। अब हम बात करेंगे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा तुल्य जलवायु भी होती है और टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां भी होती हैं, ठीक है। टुंड्रा तुल्य जलवायु भी होती है और टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां भी होती हैं, ठीक है, ओके। तो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड्स बिटवीन 3600 अप टू 4800 मीटर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। घास, काई, लाइकेन यानी कि ग्रासेस, मॉसेस, लाइकेन आर द इंपॉर्टेंट वेजिटेशन एट दिस हाइट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर गर्मी तो होगी नहीं, मॉइस्चर होगा नहीं, तो जो वनस्पतियां उस हाइट पर उग सकती हैं यही इनके नाम है, लाइकेन। अब हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब हो गया इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या हो गया? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ऊंचाई देखिए 750 से 1200 मीटर, यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र है ये। इसमें उत्तरांचल का पूरा उप हिमालयी क्षेत्र आता है। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, बात समझ में आएगी, हो सकता है थोड़ी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने पहाड़ बना दिया एक, तो बात हो रही है कहाँ तक की? 1200 मीटर तक की। तो ये वाला जो इलाका है इसको हम कहते हैं सब हिमालयन रीजन। क्या कहते हैं? सब हिमालयन रीजन कहते हैं इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पर गर्मी ठीक ठाक हो जाती है। सबसे ज्यादा पेड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर साल के, साल, ठीक है। साल वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते क्या है? मिलते ही हैं, ठीक है। तो इस हाइट तक गर्मी ज्यादा होने के कारण, वर्षा ज्यादा होने के कारण साल के वृक्ष आपको काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे, और इसको क्या कहा जाता है? सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दक्षिणी ढाल में 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सदर्न स्लोप्स में इस प्रकार के वनों का विकास सिर्फ 750 मीटर तक हुआ है, और उत्तरी ढालों पर ये कहां तक पहुंच गए हैं? 1200 मीटर तक। जरूर ज्योग्राफिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसलिए कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू, बांस यानी कि बैम्बूज इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बांस इंडिया के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि बांस जो है कई प्रकार के हैं। दूसरी बात, हर प्रकार की जलवायु को टॉलरेट भी कर लेते हैं, सिवाय ठंडे इलाके को छोड़ के, और भारत के लगभग हर हिस्से में आपको देखने को मिलेगा बांस। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। इसकी बात हो रही है। ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट अर्थात ऐसे वन जहां पर वर्षा काफी कम होती होगी। ढाक, सेमल, गूलर, जामुन, बेर। तुमने देखा बेर का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होता है और थोड़े कांटे भी लगे रहते हैं, अर्थात ऐसे फॉरेस्ट जो कम वर्षा में उग जाते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। तो ऐसे पेड़ों में हमेशा तुम देखना कांटे होते हैं, बेर में भी होते हैं, बबूल में भी होते हैं, ठीक है। ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। हाइट देखिए थोड़ी बढ़ तो गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पहाड़ के हर हिस्से में बारिश हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा हो कि 1500 मीटर की हाइट पे बहुत बारिश हो रही हो, लेकिन उसी हाइट पर दूसरे हिस्से में
बारिश ना हो रही हो, तो जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर इस प्रकार के वनों का विकास हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के फॉरेस्ट की, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, यानी कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? मॉइस्ट डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस। तो डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है? जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन्हें मॉनसूनी वन भी कहा जाता है। किसी खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए 1500 मीटर की हाइट पर इन वनों का विकास हुआ है और ये शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी में पाए जाते हैं, यानी कि वर्षा ज़्यादा हो रही है। सागौन, शहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस, बांस देखिए यहाँ भी दिख रहा है, साल, इस प्रकार का मिक्स फॉरेस्ट आपको इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में फॉरेस्ट के देखने को मिलेगा, है ना इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, अर्थात कोणधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन वनों का विकास देखिए कहां पर हुआ है? 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन हैं। चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। इन वनों में शुष्कता रहती है, अर्थात बहुत ज़्यादा पानी यहाँ नहीं बरसता, और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। कहीं कहीं बीच में घासें भी उग जाती हैं। चीड़ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है उत्तराखंड की। चीड़ के पत्ते हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनको पिरूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरूल। पिरूल लाओ पैसा कमाओ, इस प्रकार की योजना भी चल रही है उत्तराखंड में। जरा पता लगाइए क्या है ये। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, पिरूल लाओ पैसा कमाओ की योजना की घोषणा कब करी गई? तो हमने देखा इस प्रकार के फॉरेस्ट उत्तराखंड के ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ या ऊंचाई कम होने के साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का नेचुरल वे में। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी होता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ जी, होता है। वनों का प्रशासनिक विभाजन भी किया जा सकता है। तो 4 प्रकार के वन हैं। एक तो होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 70.46% वन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। पर्यावरणीय और आपदाओं की दृष्टि से इन वनों पर पूर्ण नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का। फिर रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी 13.76% वन आता है। ठीक है, इन वनों में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। वन पंचायतें भी काम कर रही हैं उत्तराखंड में जी, तो उसका क्षेत्र कितना है? 15.32% है। इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं निजी और अन्य संस्थान, उनके पास भी क्या वन है? हैं, लेकिन बहुत कम, 0.46% इस श्रेणी में आते हैं। इन वनों पर निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं या नगर परिषदों आदि का अधिकार होता है। तो 4 प्रकार के विभाजन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखे उत्तराखंड में पाए जाने वाले फॉरेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर ही पहले कि उत्तराखंड में वन संपदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फायदा कमाने के लिए इसकी कटाई भी होती है। सरकार ने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया और अंधाधुंध कटौती वनों की होती रही, लेकिन आखिर कब तक होती? तो लोग भी जागे पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर, और ऐसे हम देखते हैं उत्तराखंड में कई सारे आंदोलन हुए, जिन सबका संबंध किस चीज से है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट अर्थात वन संरक्षण आंदोलन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें लिखा है मैती आंदोलन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। चमोली जिले में शुरू हुआ, कल्याण सिंह रावत ने शुरू किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के विभिन्न क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका है यह आंदोलन। शुरुआत हुई थी इसकी 1994 में। विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके, जिसको मैती कहा जाता है,
एक पौधा लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी। बड़ी अच्छी परंपरा स्टार्ट करी थी इन्होंने, जो उत्तराखंड में आज भी एक व्यापक स्तर पर प्रचलित परंपरा बन चुकी है। यह विचार एक आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चाइना आदि देशों में फैला, जहां ऐसी परंपराएं प्रारंभ की गई। है ना, कितनी बड़ी बात। तो कल्याण सिंह रावत जी को हमारा सलाम, बहुत भला काम किया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक बहुत अनूठा तरीका इन्होंने खोजा है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। 1994 में सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त आंदोलन विश्व स्तर पे, उसका नाम था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, हर किसी ने इस आंदोलन का नाम सुना होगा। गौरा देवी, आप जानते हैं, 1970 के दशक में बांझों के साथ हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। दशक में बांझों के साथ, कोई बात नहीं, वन जागे वनवासी जागे, ये सब कुछ नारे रहे होंगे। रेडी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। हिम पुत्रियों की ललकार होगा, सॉरी, वन नीति बदले सरकार, यानी कि उस समय अर्थात यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है। वन जागे वनवासी जागे, ठीक है, ये कुछ नारे रहे होंगे जो रेणी गांव में आज भी सुनाई देते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हुई है 1972 में, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए। चमोली जिले में कोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला, जिनका नाम है गौरा देवी, गौरी देवी नहीं, गौरा देवी, इन्होंने स्टार्ट किया। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा की तो मृत्यु 2021 9 मई को हुई है, और चंडी प्रसाद भट्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट है। तो गौरा देवी के नेतृत्व में हम देखते हैं कि जो भी महिलाएं थीं रेणी गांव की, और जिन पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया था कि इनको काटना है, तो सब लोग इसमें चिपक गए बिल्कुल, और इस तरीके से चिपको मूवमेंट शुरू हुआ। बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए हो गया, तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस आंदोलन के कारण चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक 23 वर्षीय विधवा महिला द्वारा शुरू किया गया आंदोलन इतना व्यापक रूप ले चुका था कि पूरे विश्व में इसने अपना, मतलब कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र बन गया था। और जाहिर सी बात है कि जब यह आंदोलन व्यापक स्तर पर चला होगा तो सरकार को अपने पैर पीछे करने पड़े होंगे। अब उन दिनों वनों की कटाई होती क्यों थी? रेलवे लाइन की वजह से। उन दिनों रेलवे लाइन के स्लीपर्स लकड़ी के ही होते थे। तो आज की डेट में तुम देख सकते हो रेलवे लाइन के जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर आप जानते ही है ना, ये तो हो गई रेलवे लाइन, ये तो क्या हो गई रेलवे लाइन, लेकिन जिस पर इसको रखा जाता है बहुत बड़े बड़े लकड़ी के क्या होते थे, कॉलम्स होते थे। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अब ये लकड़ी के नहीं होते, अब ये सीमेंट के होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका प्रभाव था। ठीक, ये रही बात, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे वन आंदोलन की। डूंगी पैंतोली आंदोलन। चमोली जनपद में डूंगी पैंतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा शुरू किया गया था। पानी राखो आंदोलन 1980 के दशक के मध्य में उफरेखाल गांव, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। रक्षा सूत्र आंदोलन, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधित यह आंदोलन 1994 में टेहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ। झपटो छीनो आंदोलन, रैणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है, वो लाता गांव में धरना प्रारंभ किया था। झपटो छीनो आंदोलन। ठीक है, तो हम यहां से क्वेश्चन के रूप में कैसे देखें इसको, हम देख सकते हैं
कि झपटो चिनो आंदोलन का संबंध या उसका एसोसिएशन किस नेशनल पार्क से करके देख जा सकता है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। है ना इंपॉर्टेंट? चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं रवाई आंदोलन की। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया था, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि किसानों की भूमि को भी वन की भूमि मान लिया जाएगा। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान हमने देखो हिस्ट्री में इसको पढ़ा है ना, चक्रधर जुयाल ने आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को ही क्या कहा गया है? तिलाड़ी आंदोलन। तो हो गया ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिलन फिर से। ये सब हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन में, याद रखेंगे रवाई आंदोलन। अब हम बात करते हैं वन्य जीव प्रबंधन। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका मैनेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो नवगठित राज्य उत्तराखंड अपनी अनूठी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं इस बात को। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण हिमालय से लेकर तराई तक विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12% संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य, 4 संरक्षण रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। उत्तराखंड पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई अभयारण्यों और भंडारों द्वारा संरक्षित भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों में नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, आप जानते ही हैं, और चमोली में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जो एक साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। कॉर्बेट तो नहीं है यूनेस्को में, लेकिन फूलों की घाटी और नंदा देवी जरूर है, जिनमें से कई उत्तराखंड में कहीं और से दर्ज नहीं की गई है। अच्छा, जितनी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। हरिद्वार जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है, और उत्तरकाशी जिले में अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार राज्य में 102 स्तनधारी, 600 पक्षी, 19 उभयचर, 70 सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और 124 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ विश्व स्तर पर लुप्त प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, एशियन एलिफेंट, गुलदार यानी कि लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, मोनाल इत्यादि इत्यादि। उत्तराखंड के संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों का विवरण देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चल रहा हूं ये बात कि आपको ये सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना? 1936 में। क्षेत्रफल देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर हो सकता है आपने कई बार पढ़ा हो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, पहले इसको हेलीज नेशनल पार्क कहते थे। कॉर्बेट कब कहा जाने लगा इसको? 1957 में। ये भी याद रखना, याद रखेंगे बात को कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट पार्क कब पड़ा? 1957 में पड़ा। कब पड़ा है? 1957 में। ठीक है, कहां पर फैला हुआ है? पौड़ी और नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय पार्क 1990 में बना था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एरिया कितना देखिए, 472 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तरकाशी में है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी 1982, 624 वर्ग किलोमीटर चमोली में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, 1988 में इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनाता है इसको। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ये भी 1982। एरिया काफी कम है इसका, 87.50 चमोली में है। और इसे भी कब घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था थोड़ा लेट। कब? इसको किया गया था 2005 में। यूनेस्को की
हेरिटेज साइट के रूप में। देख रहे हैं ना, राजाजी नेशनल पार्क 1983, 820 स्क्वायर किलोमीटर। देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री। ये रहे नेशनल पार्क 6। हो सकता है एरिया लगाने के लिए आ जाए, स्थापना वर्ष आ जाए, किस जिले में है ये आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो नेशनल पार्क हैं उनका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कहां पर है, गढ़वाल में है। सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा कहां आता है, नैनीताल में। बाकी सारे कोई भी नाम आपको कुमाऊं क्षेत्र के नहीं दिख रहे हैं, सारे के सारे कहां हैं, गढ़वाल में है ना। इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं सेंचुरीज की, यानी कि वन्यजीव अभयारण्य की। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य भी है। क्षेत्रफल कितना है, 485। उद्घाटन वर्ष 1955, ये भी देखो उत्तरकाशी यानी कि गढ़वाल में। केदारनाथ वन्यजीव 975, 1972, चमोली रुद्रप्रयाग में। अस्कोट, अब मिला अस्कोट कहाँ, कुमाऊं का पिथौरागढ़ में है। 599 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 600 मान लो। 1986 में बना था अस्कोट। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य 1987, ये भी कहाँ है, गढ़वाल के पौड़ी में। फिर आ जाते हैं आगे, विंसर वन्यजीव अभयारण्य, सिर्फ 47.07 वर्ग किलोमीटर, 1988, 1988 में बना था, अल्मोड़ा में है। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य सिर्फ 10.82 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा, 1993, कहाँ, देहरादून में। नंधौर 2012 में। नैनीताल और चंपावत में इसका विस्तार है। टाइगर्स यहाँ भी पाए जाते हैं। और ये है 269.95 स्क्वायर किलोमीटर तक। ठीक, अब देखेंगे हम कुछ रिजर्व क्षेत्र यानी कि संरक्षित क्षेत्र जो हैं। झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, ध्यान देंगे बात का। कहाँ है, हरिद्वार में। कब बना था, 2005 में। आसन आर्द्र भूमि, एकमात्र वेटलैंड उत्तराखंड का, वेटलैंड, आसन वेटलैंड 2020 में घोषित हुआ था। है कहां पर, देहरादून में। पावलगढ़ 5.82 स्क्वायर किलोमीटर, नैनीताल में है। नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये भी नैनीताल में है, 111.91 स्क्वायर किलोमीटर, 2015, ये 2012, ये 2005 व 2005। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये यहां से तो क्वेश्चन आना ही है, ये समझ के चलो। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और विश्व धरोहर यानी कि जैव सुरक्षित क्षेत्र। वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता एवं एकता को बनाए रखने के लिए, यानी कि इकोलॉजिकल जो हमारा फैब्रिक है उसको मेंटेन करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं पूरे इंडिया में, उत्तराखंड में भी हैं। ठीक है, भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में फैले 5860 वर्ग किलोमीटर, 5860 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी की स्थापना 1988 में की। इस जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्रमशः 1988 और 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी तक राज्य के केवल यही 2 स्थल इसी सूची में है, तो थोड़ा याद रखेंगे। 1982 में बना था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन 1988 में वो आया था यूनेस्को में। फूलों की घाटी बना था 1982 में ही, लेकिन यूनेस्को में शामिल किया गया 2005 में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे बात को। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कुछ वन लाइनर्स, ये भी बड़े काम की चीजें होती हैं वन लाइनर्स। ठीक है, आइए पढ़ता हूं फटाफट आपके सामने और मेरे साथ चलिए। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है और भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर। ये रैंडम फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में
कंस्ट्रक्टिव वैलीज को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तराखंड की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी नंदा देवी है 7817 मीटर के साथ, जो कि चमोली में है। खतलिंग ग्लेशियर टेहरी में, बहुत बार क्वेश्चन आया है, फिर ना आ जाए कहीं, तो ध्यान देना। उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कि राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर परियोजना कब शुरू करी गई? 2016 में। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री झिरौली में स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर अपर गंगा नहर है, हरिद्वार के पास है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ यानी कि तर, बिल्कुल तलाऊ भूमि कहा जाता है ना। इंपॉर्टेंट लाइंस ये रहे, कुछ नंबर्स। प्लीज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़ के अपनी सफलता के करीब पहुंचते जाइए, ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को असिंचित भूमि का नाम उपराऊ दिया गया था। उपराऊ यानी कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, तलाऊ, उपराऊ। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत है। ठीक है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लिख के ले लीजिए, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 3 भी हो सकते हैं। टॉपिक का नाम है जनगणना। तो कुछ चीजें जान लीजिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। लास्ट तक सुनना है इस लेक्चर को आपको, लास्ट तक सुने बगैर मत बंद करिएगा। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? सबसे पहले तो यही जान लो। ये है 0.83%। कितनी है? 0.83%। याद रहेगी बात। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कितना 1.69% ओनली। तो 1.69% क्या है? एरिया है, और 0.83% क्या है? पॉपुलेशन में। सिंपल सी बात, याद हो गई होगी। उत्तराखंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। 3 बातें याद हो गई। 0.83 पॉपुलेशन, 1.69 एरिया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुल जनसंख्या। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। 1,08 लाख के आसपास, जिसमें 51.3 लाख पुरुष हैं, 49.4 लाख महिलाएं, 49.07 महिलाएं और 50.93% पुरुष हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। याद करना पड़ेगा आपको, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हरिद्वार ग्रेटर देन देहरादून, ग्रेटर देन उधम सिंह नगर, ग्रेटर देन नैनीताल, ग्रेटर देन पौड़ी गढ़वाल। टॉप 5। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की है। चंपावत उसके बाद, उससे ज्यादा बागेश्वर, उससे ज्यादा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला दिखने का बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन काफी कम है और डेंसिटी भी काफी कम है यहाँ की। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? 0 to 6 एज वाले जो बच्चे हैं, उनकी जनसंख्या इतनी है, देखो 13,55,814, जिसमें 7,17,199 बालक हैं और 6,38,000 बालिकाएं हैं। 52.90 और 47.10%। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जो आ सकता है, उसको देखते हैं। शिशुओं का प्रतिशत कितना है टोटल पॉपुलेशन में? 13.44। ठीक है। 2001 में ये थोड़ा ज्यादा था। इसमें जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, 0 to 6 वाले में, वो कितना है? 890। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 2001 में कितना था? 908, यानी कि ज्यादा था। कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 18% की कमी आई है। क्या कहते हैं? 18 कम हुआ है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा बच्चे 0 to 6 वाले कहाँ हैं? अल्मोड़ा में। कहने का मतलब ये है
लिंगानुपात हो रहा है। 922 बालिकाएं हैं और 1000 बालक हैं। पिथौरागढ़ सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है, सबसे कम कौन सा है? पिथौरागढ़, 816। ठीक है, ये चीज याद रख लेना प्लीज। फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 890 क्या है इस बार? सेक्स रेशियो है बच्चों का। सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में, सबसे कम पिथौरागढ़ में। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? डिकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय वृद्धि की। तो 2001 से लेकर 2011 तक यानी कि 10 सालों में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 18.81%। उल्टा कर देना, 18.81 कर देना। ये एक डिकेड में पॉपुलेशन बढ़ी है। दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट। ये तो हम खाली उत्तराखंड की जनगणना पढ़ रहे हैं, आपको पूरे इंडिया की भी पढ़नी है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कब हुई थी? 1971 से लेकर 1981 के बीच में 27.45%। बड़ी पुरानी बात है, लेकिन सबसे अधिक उस समय हुई थी। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले देख लीजिए। उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा, 33% से ज्यादा बढ़ गई है। देहरादून, हरिद्वार, ये सबसे ज्यादा जिले, जो सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले भी हैं। कई जगह आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। कभी देहरादून नंबर 1 पे आ जाएगा, कभी हरिद्वार, कभी उधम सिंह नगर, लेकिन चौथे नंबर पर अक्सर आपको क्या दिखाई देगा? नैनीताल। ये जो 3 जिले हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, कई मामले में आगे पीछे होते रह रहे हैं। चौथे नंबर पर कई जगह आपको नैनीताल ही दिखाई देगा। ठीक है, खासतौर पर स्टेट जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, इन्हीं 3 जिलों में क्या है? कंपटीशन चलता है। 2001 यानी कि अब देखते हैं कि सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पौड़ी गढ़वाल में घट गई -1.41, अल्मोड़ा में भी घट गई -1.28, टेरी गढ़वाल में सिर्फ 2.35% बढ़ी, बागेश्वर में 4.18% और पिथौरागढ़ में 4.58% बढ़ी क्या? आबादी। सबसे कम पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, याद रहेगा। 2000 इन 10 सालों में 2 जिले हरिद्वार और देहरादून के दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। सबसे कम अल्मोड़ा और पौड़ी, ये देख लीजिए। 2001-11 के दौरान, हाँ अब देखो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए इस टॉपिक से, छोड़ना मत टॉपिक। दशकीय वृद्धि कितनी रही? 11.52% ग्रामीण क्षेत्र की। शहरी आबादी में 10 की वृद्धि कितनी हुई है? 39.94%। देख रहे हो? अच्छा, जबकि जनघनत्व कितना था 2001 में? 159। अब कितना है? 189। आप मुझे बताने वाले हैं इंडिया का कितना है? क्या? डेंसिटी। देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। डेंसिटी के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 25th। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व, सबसे ज्यादा डेंसिटी देखिए फिर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और यही देहरादून आ गया। नैनीताल चौथे नंबर पर। सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में है। हरिद्वार की डेंसिटी कितनी है? 801। भीड़ भीड़ रहती है हमेशा गंगा के किनारे, आप देखते हैं। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, तीसरे में देहरादून, चौथे में नैनीताल। लेकिन चौथे और तीसरे में फर्क काफी ज्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग। ये 5 राज्य हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले। अब बात करेंगे किसकी? सेक्स रेशियो की। ठीक है, उत्तराखंड का लिंगानुपात 2001 में तो 962 था, अब हो गया है, 1 बढ़ गया है, 963। सबसे कम कब था? 1941 में। छोड़ो इसको, लेकिन याद रख लेना। लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 13वां राज्य है। डेंसिटी के मामले में कितना था? अभी हमने पढ़ा था 25वां। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखो। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? अल्मोड़ा में है, यानी कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और 5 के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अल्मोड़ा 1139,
रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103, बागेश्वर 1090, टिहरी गढ़वाल 1077। देख रहे हैं सारे यहाँ पर महिलाओं की, आप देख रहे हैं ना, दबंगई ज्यादा है ना। और सबसे कम देखो हरिद्वार, भीड़ सबसे ज्यादा लेकिन सबसे कम सेक्स रेशियो, धत तेरे की। हरिद्वार 880, देहरादून उसके बाद, उधम सिंह नगर फिर देखो यहाँ पर आ गए, नैनीताल 934, उत्तरकाशी 958। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो 100% यानी कि 1000। शहरी क्षेत्रों में कितना है 884। ये एक एवरेज है। ये सारे डाटास बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, प्लीज ध्यान देंगे बात का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साक्षरता की, यानी कि लिटरेसी की। 78.82%, पुरुष साक्षरता 87.40%, महिला साक्षरता 70.0%। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का अंतर कितना है, तो कितना अंतर है 17.40% इसके हिसाब से। ये क्या डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस हिसाब से उत्तराखंड में भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है 17वां, मतलब पुरुष और महिला साक्षरता की दृष्टि में 13वां और 20वां स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सारे डाटाज हैं जो आपको याद खुद रखने होंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद रखने जैसा है। याद कैसे होगा, रिवीजन कर करके। अब बात करते हैं साक्षरता की। 7.20% की वृद्धि हुई साक्षरता में पिछले 10 सालों में, ठीक है। पढ़ना चाहिए था हमको 2021 का जनगणना, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। उत्तराखंड की साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि इन सालों में हुई थी 1961 से 71। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लिटरेट जो जिला है वो है देहरादून, इसमें हरिद्वार पीछे चला जाएगा। नैनीताल दूसरे नंबर पे है, चमोली तीसरे नंबर पर, पिथौरागढ़ चौथे नंबर पर। साक्षरता वाले जिलों का क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो सावधान रहने की जरूरत है यहाँ पर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले जिले उधम सिंह नगर, लो 73.10, हरिद्वार, उत्तरकाशी और फिर टिहरी गढ़वाल। ग्रामीण साक्षरता दर 76.31, नगरीय साक्षरता दर 84.45। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा है ही नहीं। अब बात कर रहे हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए, आज भी ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, गाँवों में रहते हैं, ग्रामीण है इसीलिए। 69.8% जो जनता है उत्तराखंड की आज भी गाँवों में रह रही है, और अमूमन यही हाल पूरे भारत का भी है। 30.23% का रह रहे हैं नगरों में। नगरीकरण कितनी वृद्धि हुई, यानी कि अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा किसका हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 4.56%। देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। यह देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक नगरीकृत वाले 5 जिले, देहरादून हाईली अर्बनाइज्ड, यहाँ का 55% क्षेत्र क्या है अर्बनाइज्ड है। नैनीताल दूसरे नंबर पर 38.94%, हरिद्वार तीसरे नंबर पर आ रहा है, और उधम सिंह नगर 35वें नंबर पर, और चौथे नंबर पे 35%, और 5वें नंबर पे कौन सा है पौड़ी। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी। सबसे कम नगरीकृत जिले कौन से हैं, नाम याद रख लो, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी। यानी कि इन जिलों में अभी भी अधिकतर आबादी, लगभग 90% आबादी से भी ज्यादा कहीं कहीं पर तो गांवों में रह रही है ना। मजे की बात, मस्त गांव में रह रहे हैं लोग। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, जहां पर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा वहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगा ग्रामीण, वहीं पर सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी, ग्रामीण की होगी। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है, गांवों में। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो 2001 के आंकड़े के अनुसार
1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर देख लो, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, देख रहे हैं ना आप। नैनीताल के बजाय इसमें होना चाहिए हल्द्वानी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है हाँ, कि उत्तराखंड में एससी जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी परसेंट है। 18.92, 18.92 परसेंटेज के हिसाब से 18.8% है, सॉरी। एससी की जनसंख्या 51.17 और महिला जनसंख्या एससी की 48.82%। ठीक है, सिर्फ आंकड़ों का खेल चल रहा है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के आंकड़ों के बारे में। इनका जो सेक्स रेशियो है वो देखिए कितना है, 936। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ रहती है, हरिद्वार में ही रहती होगी, कि सबसे ज्यादा आबादी वहीं पर है। परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है। नंबर 2 पे उधम सिंह नगर और नंबर 3 में देहरादून, नंबर 4 पे नैनीताल। ये वो सीक्वेंस है जो आपको कई जगह दिखाई दिया होगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और हल्द्वानी। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, चंपावत में। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, चंपावत में। और सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, हरिद्वार में। सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें, एससी कहाँ रहते हैं, बागेश्वर में। परसेंटेज की बात हो रही है, 27.73%। पिथौरागढ़ में 24.90%, उत्तरकाशी में 24.41% और अल्मोड़ा में 24.25 और हरिद्वार में 21.76। सारे आंकड़े आपको याद रखने होंगे अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे कम प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो है देहरादून। एससी में प्रतिशत सबसे कम कहाँ है, देहरादून में है, फिर उधम सिंह नगर में है, फिर टिहरी में है, फिर पौड़ी में है, फिर चंपावत में है। अब बात करेंगे जनजाति की। ठीक है, इनकी जो आबादी है वो सिर्फ 2.9% ही, यानी कि कम है। 50.93 पुरुष हैं, जिसमें 49.07 महिलाएं हैं। और लिंगानुपात कितना है एसटी में, 963 है। लिंगानुपात कितना है, 963। ठीक है, हेलो। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, अब देखो सबसे अधिक जनजाति कहां रहती है, उधम सिंह नगर में। दूसरे नंबर पर देहरादून। उधम सिंह नगर की बात याद आ रही है आपको, वहां पर होंगे थारू, यहां पर कौन होगा, जौनसार। पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले एसटी के, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर। सबसे कम आबादी एसटी की यहां रहती है। और सबसे ज्यादा परसेंटेज अभी हमने देखा ही था, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। सबसे कम प्रतिशत कहां पर है एसटी का, टिहरी में सबसे कम प्रतिशत की अगर हम बात करें तो। और फिर अल्मोड़ा, फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार, फिर चंपावत। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे उत्तराखंड की धर्म आधारित जनगणना की। उत्तराखंड की धर्म आधारित जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी हिंदू की है, नो डाउट, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, ना होगा। 82.97% हिंदू धर्म के हैं। इसके बाद मुस्लिम 13.95, सिख 2.34, ईसाई 0.37, बौद्ध कम होते जाते हैं, जैन और भी कम है, बाकी 0.01% का अन्य में डाला गया है। जिन धर्म का उल्लेख हुआ ही नहीं है वो 0.12 है। ओके, ये रहा टेबल। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंदू की 10 की वृद्धि 17.7। हिंदुओं का लिंगानुपात देखो, ये देखो, ये हुई ना बात, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 978, कितना, 978। और साक्षरता कितनी हिंदुओं में, 74.1%।
86.5 पुरुष और 61.7 महिला। मुस्लिम सेक्स रेशियो 875। साक्षरता देख रहे हैं 51.1, बहुत कम। 60.4 पुरुष और 40.3। ईसाई दश की वृद्धि 26.29 और मुसलमानों की कितनी हुई है देखो, बड़ी है 43.50। ईसाइयों का जो लिंगानुपात है वो 960 है। साक्षरता कितनी है 87.9, 90 पुरुष और 85 महिलाएं। सिख 2.34% ही है। दश की वृद्धि 19.95। सेक्स रेशियो 898। 73.1 टोटल साक्षरता। 81.3 पुरुष और 64.2 साक्षरता, अपेक्षाकृत कम है। बौद्धों की बात कर लेते हैं, घटी है आबादी भैया यहाँ पर तो 778 लिंगानुपात, काफी कम है। 76.3% कुल साक्षरता है, लिंगानुपात 778 है। साक्षरता कितनी 76.3, पुरुष साक्षरता इतनी, महिला साक्षरता इतनी। जैन सबसे पढ़ा लिखा समाज है, संपन्न समाजों में से एक पूरे भारत में। 17.52% बढ़ी है आबादी। 913 का सेक्स रेशियो है। 96.3% क्या है साक्षरता है, और 98.2 पुरुष और 94.4 महिलाएं। अन्य में ये रहा, इसको हम समझते नहीं है कुछ पढ़ने जैसा। अब बात कर लेते हैं कुछ और वन लाइनर्स की। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,86,292 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जिले केवल 3 हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, सबसे कम वाला रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार, सबसे कम उत्तरकाशी 41। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा सबसे अधिक, हरिद्वार सबसे कम। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है नंबर्स के मामले में, हरिद्वार। सबसे कम कहाँ, चंपावत में। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे जनसंख्या कम वाले बागेश्वर में परसेंटेज सबसे अधिक है, अभी हमने देखा ही था, और देहरादून में सबसे कम परसेंटेज वाइज। आधी से अधिक जनसंख्या केवल 3 जिलों में है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में। टोटल पॉपुलेशन कितनी एससी की 18.8%। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की हरिद्वार में, पढ़ तो चुके हैं। सबसे कम एससी जनसंख्या चंपावत में। जिले की कुल जनसंख्या एससी जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, लोकसभा की एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। जनजाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए है। इसमें एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, लोकसभा की एक सीट अल्मोड़ा अनुसूचित जाति के लिए क्या है, सुरक्षित है। विधानसभा की 13 सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं और 2 एसटी के लिए। एससी की सरकारी सेवाएं संस्थाओं में 19% का आरक्षण है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एसटी जनसंख्या कितनी है 2.9%। सबसे ज्यादा कहां, उधम सिंह नगर, सबसे कम रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक प्रतिशत में उधम सिंह नगर। पॉपुलेशन भी यहीं पर अधिक है, परसेंटेज भी यहीं पर अधिक है। परसेंटेज सबसे कम कहां है लेकिन, टिहरी में। थोड़े थोड़े फर्क हैं, याद रखेंगे। राज्य की सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजातियां, जौनसारी सबसे अधिक नहीं, सबसे ज्यादा है थारू, फिर जौनसारी, उसके बाद आता है सबसे कम राजी। तो ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे क्या आएगा, थारू आएगा। उत्तराखंड में कुल 5 जनजातियां अनुसूचित जनजाति घोषित की गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुल थारू आबादी में ज्यादातर लोग उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय जनजाति जौनसारी है। तो पहले नंबर पे क्या हो गया, थारू हो गया। थारुओं को सामान्यतः किरात मंदी हम पहले पढ़ चुके हैं, छोड़िए इसको, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब बातें हम इससे पहले और लेक्चर में देख चुके हैं। बुग्याल एल्पाइन मीडोज, एल्पाइन चारागाह उच्च ऊंचाई पर मुख्य वनस्पति आवरण है। चारागाह भूमि में संक्रमण लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। इन झाड़ियों के बीच अल्पाइन के पेड़ बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन घासों के मैदानों को बुग्याल, पयार या टीनट भी कहा जाता है। गर्मियों के दौरान जब इन क्षेत्रों में बर्फ पिघलती है, ध्यान दीजिएगा,
तो दलदल बन जाता है, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के फूल और घास लग जाती हैं। एनिमोन्स, ब्रह्मकमल, वत्सनान, जॉटियंस, शालम पंजा, सोम, प्रिमुलस, ये सब, रुद्रवंती, ये सब क्या है, कुछ मुख्य प्रजातियां हैं किसकी, फूलों की। ठीक है, ध्यान देंगे। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण बुग्याल निम्नलिखित हैं। औली, ठीक है, नंदा देवी, कामेट, मन, नीलकंठ, दूनागिरी और हाथी यहां से घिरा हुआ है। बगेजा, यह बुग्याल 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यहां से सतोपन, नंदा घुंगटी, चौखंबा, त्रिशूल और दूसरी तरफ कत्यूर घाटी, कौसानी, रानीखेत और ग्वालदम दिखाई पड़ते हैं। कफनी, ये भी एक बुग्याल है, एक ग्लेशियर भी है, बागेश्वर में है। ठीक है, केदारकांठा उत्तरकाशी जिले में मोरी ब्लॉक में है और फूलों और घास के लिए प्रसिद्ध है। साहसिक खेल प्रेमियों के लिए यह एक प्रसिद्ध ट्रैक भी है। धारा उत्तरकाशी में है। मानेक बुग्याल उत्तरकाशी में है, याद रखेंगे। पनवाली कांठा यमुनोत्री केदारनाथ मार्ग पर है। ठीक है, इसे बायो पार्क भी घोषित किया गया है। बेदनी, रूपकुंड के रास्ते में स्थित बेदनी अपने घास के मैदान और फूलों की सुंदरता के लिए जाना जाता है। यही बातें वेदों में लिखी गई हैं। फूलों की घाटी के बारे में हम जानते ही हैं। चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में होल्सवर्थ के साथ यहां आने पर अपना काम फूलों की घाटी प्रकाशित करने के बाद इसे प्रमुखता मिली थी। जुलाई और सितंबर के बीच जब फूल पूरी तरह खिल उठते हैं तब यह क्षेत्र अधिक सुरम्य हो जाता है। चोपटा रुद्रप्रयाग में है, गोपेश्वर मार्ग में। कुछ कल्याण, मध महेश्वर, हरकी दून और कल्पनाथ, ये सारे जो भी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्या है, बुग्याल है, घास के मैदान। अब बात करेंगे उत्तराखंड में मिनरल रिसोर्सेस की। देखिए, इसके पहाड़ी इलाके और जटिल भू विज्ञान के कारण राज्य की खनिज संपदा का पता लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि पर्वत यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि फैले हुए हैं और उसका दोहन करना सही नहीं माना जाएगा। तो राज्य में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, देखिए, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और टेरी गढ़वाल। उच्च कोटि का चूना पत्थर शामिल है इसमें। मैग्नेसाइट तथा टैल्क, स्टेटाइट, सोपस्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली तथा पिथौरागढ़ में क्रमशः तथा टंगस्टन अल्मोड़ा में पाया जाता है। आप इसको जरा ढंग से पढ़ लीजिएगा। खनिज संसाधनों की दृष्टि में चमोली जिला विशेष महत्वपूर्ण है। जिले का उत्तरी भाग मध्यम से उच्च श्रेणी के रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए जाना जाता है, जिसमें ज्वालामुखी चट्टानों के बैंड्स भी शामिल हैं। लोहा मिलेगा आपको अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उसकी तुलना हरगिज दक्कन भारत से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही। एस्बेस्टस कहाँ से मिलेगा आपको, एस्बेस्टस देखिए कहाँ से मिल रहा है, पौड़ी और अल्मोड़ा से। बैराइट्स देहरादून जिले में कोठी से। तांबा काफी कम मात्रा में मिलता है, पिथौरागढ़ में ये कनाली छीना के पूर्व चंडाक के पास होता है। पायराइट्स, चौल्कोपायराइट की छोटी नसें यानी कि वेन्स में गंगोली हाट डोलोमाइट के भीतर पाई जाती है। रायगार के पास प्राचीन खनन और गलाने के निशान देखे जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण निक्षेप अल्मोड़ा और देहरादून में पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, चांदी मुख्यतः देहरादून, पिथौरागढ़ जिलों में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम मिलेगा आपको नैनीताल, घपीला, सोनरमेरा के बीच, हनुमानगढ़ी, जोगीनाथ, टेरी गढ़वाल। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स हैं जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिल रहे हैं। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, देखिए देहरादून का बरकोट मुटिया जमा, लंबी धार हाथी पांव जमा, सोंग वैली, देववन, पिथौरागढ़ का धारचूला निक्षेप यानी कि डिपॉजिट्स, गंगोली हाट डिपॉजिट्स, रोरगांव, टेरी गढ़वाल, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, डोलोमाइट के लिए। संगमरमर यानी कि मार्बल, देहरादून, लंबी धार, चारपट्टी, क्यारकुली, सिलिका सैंड, उत्तरकाशी, देवधार, जरमोला, मलाप का डांडा। सोप स्टोन देखिए कई स्थानों से मिल रहा है उत्तराखंड में, बागेश्वर है ना, पिंडर घाटी, मोल्टा, घनासी, गुलाब कोटी, आगर आगर,
बाराबेसी, बानूघटना, ये सारे इलाके आपको देखने को मिलेंगे पिथौरागढ़ में। ठीक है, सोप स्टोन, सोना मिल रहा है राला, मस्कोट और चलथी और गलाकोट से। प्लेसर गोल्ड पिथौरागढ़, ग्रेफाइट शिस्ट और ग्रेफाइट नोड्यूल्स की घटना या कह सकते हैं इसके डिपॉजिट्स अल्मोड़ा के उत्तर पश्चिम में सिरार, पेट्सल और बरीनी देवी से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट का उपयोग देखेंगे किसमें होता है, स्टील और सीमेंट उद्योग में, सिंथेटिक्स में, प्लास्टिक में, पेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, पेपर इंडस्ट्री, टैनिंग और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैग्नेसाइट के बारे में यहाँ पर, तो हो सके तो याद रखिएगा। उत्तराखंड देश में मैग्नेसाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, 53% यहाँ पाया जाता है। मैग्नेसाइट के पुनर्प्राप्त योग्य भंडार का 66% उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का और फिर राजस्थान का। तो इस तरीके से मैग्नेसाइट एक इंपॉर्टेंट मिनरल मिला हमको कहाँ, उत्तराखंड में, जो दूसरे नंबर पे है। टंगस्टन मिलता है अल्मोड़ा, जौरासी, चमोली के धारा पानी से। यूरेनियम के डिपॉजिट भी पाए गए हैं चमोली के पोखरी, मोहनखाल और नगरम से। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टेहरी गढ़वाल से। क्या राज्य की अपनी खनन नीति कोई है, तो इसका जवाब है हाँ जी। कुल 30 खनिजों को राज्य के प्रमुख खनिज के रूप में माना जाता है। खनन पट्टा विलेख पर खनन पट्टे की शेष अवधि का 2% प्रति वर्ष निर्धारित किराए की दर पर स्टाम्प शुल्क भूमि स्वामी से भूमि इस शर्त पर ली जाएगी कि उसका खेत सादे खेत के साथ वापस किया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझ रहे बात को। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र की। उत्तराखंड में कृषि का महत्व जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि ग्रामीणों की जीविका इसी से जुड़ी हुई है। भारत के कई हिस्सों की तरह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। 70% ग्रामीण आबादी इसी में जुड़ी हुई है। खराब बुनियादी ढांचे और आजीविका के वैकल्पिक साधनों की कमी के कारण अधिकांश लोग अपनी आय और निर्वाह पर के लिए कृषि पर निर्भर हो गए हैं। उत्तराखंड गैर मौसमी सब्जियों जैसे मटर, आलू, पत्ता गोभी आदि का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बागों में सेब, नाशपाती, लीची, टेम्परेट फ्रूट्स हैं और ये ट्रॉपिकल फ्रूट है लीची। फलों के स्थानीय उत्पादन में राज्य में एक बड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए उत्तराखंड को डेवलप किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप जानते ही हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। लगभग 89% कृषि जोत, लघु और उप सीमांत श्रेणी में आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सीमांत जो कृषि है यहाँ के, उनके पास जो खेत है वो लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम का है। चूंकि बड़ी संख्या में क्षेत्र छोटी और सीमांत जोतों के अंतर्गत आते हैं, सीमांत जोत, अर्थव्यवस्था के पैमाने का लाभ नहीं उठाया जा सकता और इसलिए उत्पादन की प्रति इकाई इनपुट लागत अधिक होती है। ठीक है, तो जो तराई क्षेत्र की मिट्टी है ये काफी उपजाऊ है और कई फसलों के लिए सहायक है। ठीक है, हमने पढ़ा था तराई वाला रीजन किस प्रकार से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपने देखा ही है इस बात को। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी ढलानों के कारण लगातार मिट्टी के कटाव का खतरा बना रहता है, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाता है, जिसे बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहाड़ियों के नीचे बड़ा क्षेत्र होने के कारण सिंचाई अधिकतर मैदानों और घाटियों में तक सीमित है, इसलिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि काफी परिवर्तनशील है, परिणाम स्वरूप कृषि परिदृश्य एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जिले की उत्पादकता तो अधिक है, पर्वतीय क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम है, हालांकि घाटियां उपजाऊ हैं। मैदानी और पहाड़ी कृषि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो 2011 में उत्तराखंड के कुल कार्यबल में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, 58.4%। इसको ध्यान दीजिएगा आप। यह कृषि श्रमिकों के अखिल भारतीय अनुपात 58.2% के समान ही है लगभग, जबकि देश के स्तर पर कुल श्रमिकों के अनुपात में पुरुष कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग 61% है, महिलाओं का 39% है। लेकिन उत्तराखंड के मामले में कृषि में महिला श्रमिकों का अनुपात बड़ा है 52.2%। पुरुष कितने हैं, सिर्फ 47.8%। ठीक है, कृषि राज्य में महिला श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को रोजगार प्रदान करती है।
इसका मतलब ये हुआ। उत्तराखंड की प्रमुख फसलें देख लीजिए। गेहूं, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। गेहूं 42% में उगाई जाती है, रबी फसल का रूप है। चावल सेकंड नंबर पे 36.9% खरीफ फसल है। मक्का तीसरी सबसे बड़ी फसल 4.8% है, लेकिन पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। गन्ना तराई क्षेत्र का फसल है, रेतीली दोमट भूमि में उगाया जाता है। 9.85% इसका कंट्रीब्यूशन है। नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार प्रमुख उत्पादक जिले हैं, लेकिन इसमें हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर को नंबर 1 पे रखेंगे। तिलहन उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, चमोली, उधम सिंह नगर, हरिद्वार प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है, यानी कि ऑयल सीड्स 3.03% ओनली। अब हम बात करेंगे भूमि उपयोग वर्गीकरण की। क्षेत्र का एक विशिष्ट घाटी खंड भूमि उपयोग की 3 अलग अलग श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। बंज, धार या डंडा। यह सामान्य चारागाह भूमि, अनावृत खेती योग्य ढलान वाली भूमि है। इस शब्द का प्रयोग गोलाकार जल विभाजनों, कटकों और श्रेणियों के लिए किया जाता है। अत्यधिक चराई, खोई हुई मिट्टी, विरल वनस्पति, खड़ी ढलान सभी बंज धाया क्षेत्र में गंभीर कटाव और लगातार भूस्खलन में योगदान करते हैं। कातिल या खिल भूमि, यह भूमि स्तर के ऊपरी भागों पर स्थित है। प्रकृति में खड़ी चट्टानें। मिट्टी बहुत मोटी होती है, रेतीली, और इसमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं। मैदान संकरा है और छत की दीवार की ऊंचाई 2 से 3 मीटर है। नए क्षेत्रों का निर्माण करना आसान है क्योंकि वे पहाड़ी रूपरेखा का अनुसरण करते हैं। उपरौन यानी कि उखर भूमि, अव्वल भूमि जो ऊपरी क्षेत्रों में मौसमी झरनों के निकट अधिकतर असिंचित धान के खेत पाए जाते हैं। दोयम एक खराब गुणवत्ता वाली भूमि होती है जिस पर गर्मियों में मुख्य रूप से झिंगोरा और मडुआ की फसलें उगाई जाती हैं। तलाव भूमि समतल, बंधी हुई और सिंचित है, जो ज्यादातर छोटी घाटियों के नीचे इलाकों में बारहमासी गधेरे के पास पाई जाती हैं। मिट्टी गहरी, दोमट और चिकनी इस प्रकार की होती है और काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। कहाँ? तलाव भूमि में। सेरा या ताया, यह नदी घाटी में सबसे कम ऊंचाई पर पाई जाने वाली नदी की छतों पर समतल है। बागर नदी के किनारे निचले समतल भागों में। आप चाहें तो इसके क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में पशुपालन की, यानी कि जो कैटल वेल्थ है उसकी कुल आबादी कितनी है मुर्गी पालन सहित? 96.78 लाख। इसका ब्यौरा ये रहा। मवेशी 18.52 लाख। क्रम संख्या है 5। प्रजाति घोड़ा, टट्टू, खच्चर और गधा। ठीक है। भैंस 8.66, क्रम संख्या 6। सूअर प्रजाति है 0.17। भेड़ 2.84, क्रम संख्या 7वें पर। याक, कुत्ता और खरगोश जनसंख्या 2.36 लाख। बकरी 13.71, क्रम संख्या 8। प्रजाति कुक्कुट में आती है, ये 50.18। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश की तुलना में उत्तराखंड में 0.96% मवेशी, 0.79% भैंस, 0.38% भेड़, 0.92% बकरी और 2% सुअर। ठीक है। संकर मवेशियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है। कुल मिलाकर मवेशियों की कुल आबादी में कमी आई है। संकर नस्ल की आबादी में वृद्धि चलाए जा रहे नस्ल सुधार कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाती है। भैंसों और भेड़ों की आबादी में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्राकृतिक आपदाएं, हाँ ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के नाम देख लीजिए। यह है भूकंप, लैंडस्लाइड, अतिवृष्टि, बाढ़, हिमखंडों का गिरना। 4 जोन में बांटा गया है भूकंप में। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर जिले इसमें आते हैं। अति संवेदनशील जोन जो है वो 5 हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत। चंपा नहीं है, चंपावत है। ये याद रखेंगे आप, 4 और 5। उत्तराखंड में भूकंप प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बृहत और मध्य हिमालय के मध्य होकर गुजरती है। देखिए, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा टेहरी बांध के नीचे गुजरती है, ये बात पता ही होगी आपको। वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार
राज्य में भूकंप की दृष्टि में सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? चमोली, याद रखेंगे, और पिथौरागढ़। देहरादून, टेहरी और गरुड़गंगा भूकंप मामी स्टेशन वहां मौजूद है। राज्य में अधिकतर भूस्खलन के कारण क्या है? मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि माना जाता है, और कच्चे पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो अभी बन ही रहे हैं। राज्य में ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन 2013 को हुआ था, 16 और 17 जून को। आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी थे। 16-17 जून की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान ऑपरेशन सूर्य होप था, याद होगा आपको, ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है। और इसको सीबीएसई बोर्ड ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से पाठ्यक्रम भी बनाया है। उत्तराखंड में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो 2013 में की गई थी, जिस साल ये आपदा आई थी। आपदाएं और पर्यावरणीय चुनौतियां। चूंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, लगभग 93% क्षेत्र अलग अलग अंश के ढाल वाले ढलानों तक ही सीमित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिकी रूप से ये काफी एक संवेदनशील है ना, काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का। तो भूस्खलन, भारी कटाव, अचानक बाढ़ आने के प्रति संवेदनशील है, और हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड पूरी तरीके से एक संवेदनशील क्षेत्र में आता है। हिमस्खलन 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जहां ढलान आमतौर पर 30 डिग्री से अधिक होती है, वहां पर सर्वाधिक हिमस्खलन की संभावना होती है, ठीक है। हाल ही के दिनों में राज्य के ऊंचे इलाकों जैसे गौमुख ग्लेशियर, हेमकुंड साहिब, धस्तौली और कालिंदी बद्रीनाथ ट्रैक पर हिमस्खलन की कई घटनाएं देखी गई हैं। बादल फटना, भूस्खलन, जंगल की आग, ये भी एक क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज में आता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बादल फटने की घटना देखेंगे हम, बड़े मतलब बहुत कम समय में बहुत अधिक वर्षा जो होती है उसको हम कहते हैं बादल फटना, ठीक है। भूस्खलन और हिमस्खलन उत्तराखंड को प्रभावित करने वाले प्रमुख जल भूवैज्ञानिक खतरों में से एक है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपदा प्रबंधन क्या है इसका, ठीक। उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना जो विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है, ठीक है, आवास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बहाल करने में समुदाय को लचीलापन बनाने के लिए 2014 में राज्य सरकार को समर्थन कर रहा है। पीडीपी सहायता प्राप्त जून 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के कारण पुनर्निर्माण की जरूरतों को पूरा करने में उत्तराखंड सरकार की सहायता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के माध्यम से उत्तराखंड आपातकालीन सहायता परियोजना शुरू की गई थी, जिसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा योजना देखिए 2000 नवंबर की, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी। 145 करोड़ रुपए की योजना के तहत भूकंप के प्रति संवेदनशील और असुरक्षित भवनों को पहचान करना और उन्हें सुरक्षित बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तराखंड राज्य सरकार का एक हिस्सा है और आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की योजनाओं, समन्वय और निगरानी के लिए एक नोडल एजेंसी है। क्या नाम है? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अच्छा, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के तत्वावधान में स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र यानी कि DMMC आपदा न्यूनीकरण यानी कि इसको मिनिमाइज करना आपदा को एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आपदाओं की सुरक्षा के लिए शीर्ष केंद्र है। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स थे। तो होपफुली आपने ज्योग्राफी के सेशन को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा उबाऊ भी था क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमको ऐसी पढ़ने के लिए मिल रही थी जो काफ़ी रिपीटेड थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते रहिए, दिन बहुत ज़्यादा रह नहीं गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।